नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पेपर में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। यदि आप इन्हें एक बार भी देख लेते हैं तो आप 100% पेपर में कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, श्वेत रुधिराणु का कार्य बताइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड में 3 प्रकार के कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन सब का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमें WBC का कार्य बताना है। WBC को कहा जाता है श्वेत रक्त कण या श्वेत रुधिराणु। इनका कार्य होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना आदि। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारे शरीर के सुरक्षात्मक कार्य को करते हैं, या फिर हमारे शरीर की आर्मी का कार्य इन्हीं का होता है। अर्थात बाह्य कीटाणु जो भी हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे उन सब से सुरक्षा करने का कार्य इन्हीं का होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर शरीर में कौन सा रोग होता है। तो जब भी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो इसकी कमी से रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। तो रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य होता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायता करना। तो जब भी हमें चोट लग जाती है तो रक्त बहने लगता है और उसे रोकने का कार्य होता है रुधिर प्लेटलेट्स का। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर बताइए। तो एंटीजन एक बाह्य पदार्थ है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, ये सब जब हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो इन्हीं को हम एंटीजन कहते हैं। जबकि एंटीबॉडी हमारे रक्त में उपस्थित एक प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा एंटीजन पर हमला करने और उनसे लड़ने के लिए बनाया जाता है। तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बाह्य जीवाणु, विषाणु, कीटाणु इन सब से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण खुद से करते हैं। दूसरा अंतर, एंटीजन आरबीसी में होता है जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता और एबी को सर्वग्राही कहा जाता है, क्यों। सर्वदाता का मतलब है कि ओ ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड हम किसी को भी दे सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले को, बी ब्लड ग्रुप वाले को, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाले को। तो इन्हें सर्वदाता कहने का कारण सिर्फ इतना है कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे हम सभी को दे सकते हैं और सभी को दिया जा सकता है, इसलिए ये सर्वदाता कहलाता है। तो मेन वजह है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है। अर्थात AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है। AB वाले को AB का भी ब्लड दिया जा सकता है, A का भी, B का भी और O का भी। तो AB को सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं और यह सभी रुधिर वर्ग से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न है, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पर्यावरण में 2 घटक हैं, एक है जैविक और दूसरा है अजैविक। जैविक घटक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटनकर्ता। उत्पादक उन्हें हम कहते हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे आदि। उपभोक्ता हम उन्हें कहते हैं जो अपने भोजन के रूप में उत्पादकों को ग्रहण करते हैं, और अपघटनकर्ता उन्हें कहते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उत्पादक हम उसे कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं।
तो द्वितीयक उपभोक्ता उन्हें कहा जाता है जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं बकरी, खरगोश, ये सब अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो बकरी, खरगोश ये सब कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अब इन सबको खा जाते हैं भेड़िया, बिल्ली आदि, तो ये सब अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो ऐसे समझ लें जो शाकाहारी जीवों को खा जाए वे जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। खास तौर पे भेड़िया, बिल्ली, कुत्ते आदि ये सब द्वितीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में आएंगे। अगला क्वेश्चन है तृतीयक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? तो जो द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शेर, सर्प आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? रुधिर स्कंदन अर्थात जब रक्त बहने लगता है तो उसे रोकने का कार्य कौन करता है? तो रुधिर में एक कण पाया जाता है प्लेटलेट्स, ये रुधिर को जमाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाने वाला वह कण है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है, अर्थात यह आरबीसी में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का परिवहन करना, एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी तथा सिरा में अंतर बताइए। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि सिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। या सिंपली हम कह लें धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो पहला अंतर है धमनी में हमेशा प्योर ब्लड बहेगा अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त, और सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहेगा। दो धमनियां, एक धमनी ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता है, जैसे फुफ्फुस धमनी। सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहेगा। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहेगा। धमनी में रक्त बहुत अधिक दाब से बहता है और सिरा में रक्त बहुत कम दाब के साथ बहता है। तो ये कुछ अंतर है धमनी और सिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो रुधिर वर्ग की अर्थात ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज की थी कॉर्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर अच्छे से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, अर्थात रक्त को जमाने में सहायता करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो प्रोटीन आवश्यक है वो है फाइब्रिनोजन, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। इसी प्रकार सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। तो सबसे कठोर धातु जो पृथ्वी पर पाई जाती है वो प्लैटिनम है। प्लैटिनम कठोर धातु है और कठोर होने के साथ साथ ये काफी हल्की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुचालक किसे कहते हैं? तो सुचालक, यहाँ पर विद्युत के सुचालक की बात हो रही है या उष्मा के सुचालक की, ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर हम दोनों ही सुचालक की बात कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित किया जा सके उन्हें हम विद्युत के सुचालक कहेंगे, और ऐसे पदार्थ जिसमें से उष्मा आसानी से प्रवाहित हो सके उन्हें उष्मा के सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी है। तो अगला क्वेश्चन भी है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। चांदी के बाद नंबर है कॉपर का, और कॉपर के बाद एल्यूमिनियम। तो ये था डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगली क्लास में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप ज़रूर ध्यान से देखें उसे भी। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।